स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ रंजना श्रीवास्तव। तो आइए बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा के दान्या में आयोजित जनसभा में प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं और बढ़ते पर्यटन को लेकर उपलब्धियां गिनवाई। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार उत्तराखंड दौरों से राज्य में पर्यटन और धार्मिक पर्यटन को नई गति मिली है। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि कुछ लोग सिर्फ चुनाव के समय उत्तराखंड आते हैं और वापस लौट जाते हैं, जबकि बीजेपी के जनप्रतिनिधि लगातार जनता के बीच रहकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है और बीजेपी जो वादा करती है उसे पूरा करके दिखाती है। देखा होगा चुनाव तो अब आने वाला है। मैं तो पूरे 5 साल इसी प्रकार से जाता रहा हूँ। चुनाव के समय में तो वो लोग आ रहे हैं जो आ भी नहीं पा रहे हैं, आपको पता है, बहाना बना के वापस लौट जा रहे हैं। कोई पंतनगर तक आ रहे हैं, फिर उससे वापस चले जा रहे हैं, अगले दिन कहीं दिखाई दे रहे हैं। हम लोग का काम, हमारे प्रधानमंत्री बनने के बाद 30 बार उत्तराखंड आ गए, जो किसी भी आजाद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री के लिए सोचा भी नहीं जा सकता है, उतनी बार वो यहाँ आए हैं। इसी प्रकार से मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में लगातार भ्रमण करता हूँ। हमारे छोटे स्थानों सीमांत क्षेत्रों, हमारे सांसद जी करते हैं, हमारे विधायक जी करते हैं, जनप्रतिनिधि करते हैं, हमारे सभी लोग भ्रमण पर रहते हैं, क्योंकि हम सबका एक ही लक्ष्य है कि उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने। और ये जागेश्वर क्षेत्र हमारा विधानसभा का, चाहे धनिया हो, जागेश्वर हो, यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। ये पूरा सांस्कृतिक हमारा केंद्र भी है। जागेश्वर धाम की अपनी एक विशेष मान्यता है और हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, उनके आने के बाद आज जिस प्रकार से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, एक मास्टर प्लान के तहत काम हो रहा है। अन्य यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 100 करोड़ से अधिक की सड़कों का, पुलों का, यहाँ पर मोटर मार्गों का निर्माण कार्य हुआ है। स्कूल, अस्पताल, सभी पर काम हो रहा है। पूरे हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक आश्रम के स्थापना दिवस और संत सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि संतों के आशीर्वाद से आगामी कुंभ 2027 को भव्य और दिव्य बनाया जाएगा। साथ ही गुरुद्वारा विवाद को लेकर उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से चर्चा की और कहा कि सभी धर्मों का सम्मान हमारी संस्कृति है। राम मंदिर चढ़ावे पर एसआईटी रिपोर्ट को लेकर विपक्ष पर हमला बोलते हुए सीएम ने कहा कि सनातन को बदनाम करने के मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने तो टूक में कहा कि दोषी चाहे जो भी हो, उसे कड़ी सजा जरूर मिलेगी। आज बहुत सुंदर अवसर है, बहुत दिव्य अवसर है। श्रीमद् भागवत भी यहाँ पर हो रही है और साथ में आज यहाँ विशाल संत सम्मेलन भी है। सभी संतों का आशीर्वाद लिया है और आज भारत की आध्यात्मिक चेतना का स्वर्णिम काल चल रहा है। सनातन का भी स्वर्णिम काल है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, चाहे वो भगवान राम का मंदिर बन रहा हो, काशी का कॉरिडोर बनना हो या महाकाल लोक बनना हो, इसके साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम ऑल वेदर रोडें बननी हो, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम का नवनिर्माण पुनः निर्माण होना हो, शीतकालीन यात्रा चलनी हो या आदि कैलाश यात्रा चलनी हो, उन सभी पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड के अंदर भी अनेक काम हो रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पर कुंभ का आयोजन भी होना है 2027 में, उसकी भी सब तैयारियाँ हो रही। सभी संतगणों का, सभी का आशीर्वाद लिया है, उनके मार्गदर्शन में अच्छा मेला हो, अच्छा आयोजन हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। नहीं, मेरी बात हुई है और हमने उनको कहा है कि हम निष्पक्ष रूप से करेंगे और कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड सभी को समाहित करती है, सभी का सम्मान करती है और यहाँ पर हेमकुंड साहब भी है, यहाँ पर नानक मता साहब भी है, यहाँ रीठा साहब भी है। अनेक स्थल जो है यहाँ पर हमारे सिख धर्मगुरुओं ने स्थापित किए हैं। एक मान्यता है, तो सबका सम्मान करना हमारे राज्य की एक संस्कृति है, संस्कार है हमारे। सर, आपके सवाल राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि बिना कोई प्रूफ के किसी के ऊपर आरोप लगाना ये भी अपराध की श्रेणी में आता है और इसलिए सोच समझ के लोग आरोप लगाएं। एसआईटी
दूध का दूध पानी का पानी करेगी। जो दोषी होगा उसे सज़ा मिलेगी। और ये बात सही है कि जिसने भी गड़बड़ की है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और योगी जी ने आश्वस्त किया है कि संतों ने ही सनातन की गौरवशाली परंपरा को अक्षुण्ण रखा है। और अब हरिद्वार में कुंभ का भी आयोजन हो रहा है और ये इस समय सनातन का गौरव काल चल रहा है। यदि हम वैश्विक दृष्टि से कहें तो योग और अध्यात्म में तो भारत विश्व गुरु बन चुका है। शिक्षा में, चिकित्सा में, अनुसंधान में, अलग अलग सेवाओं सर्विसेज में, अर्थनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सैन्य नीतिक दृष्टि से भी भारत विश्व गुरु बने। उसके लिए हम सबको सामूहिक रूप से अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो आज संतों ने सबको प्रेरणा दी है, आओ इस सनातन के गौरव काल में इस भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपनी अपनी भूमिका पूरी प्रामाणिकता से निभाओ। और आज हम संस्कृति और योग के विषय में संसार में जो प्रकाश आज फैलाया है उसके लिए वो बधाई के पात्र है। और आज पूज्य महामंडलेश्वर हरिचेतनानंद जी महाराज के जन्म दिवस के इस वार्षिक समारोह में जो हरिसेवा आश्रम का समारोह था, जिसमें सभी पूज्य संतों के साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी बता रहे, तो हम सब लोगों ने उनको बधाई दिया। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत के माध्यम से और धर्म का जो क्षेत्र है उसमें संतों की बहुत बड़ी भूमिका है। राजा अगर आशीर्वाद लेने आता, संतों का कर्तव्य उसको आशीर्वाद देना, लेकिन राजा का भी कर्तव्य है कि धर्म के अनुसार राजनीति का संचालन हो, मर्यादाओं का पालन हो। और योग क्योंकि धर्म भूमि है, ये देवभूमि है, 4 धाम है यहाँ, वो सभी विश्व के सब लोग यहाँ आते हैं। तो सबकी भावनाओं को समाज जो है, समाज के जितने लोग हैं यहाँ, उनको हम लोगों ने एक भावना के रूप में आने वाला जो अर्ध कुंभ है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है पूरा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र सिंह धामी ने सनातन संस्कृति और विकास के मूल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया के 190 देश योग को अपना रहे हैं, जिससे सनातन धर्म का गौरव लगातार बढ़ रहा है। धामी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का साल की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सनातन का झंडा आज विश्व भर में लहरा रहा है। पूरा विश्व आज भारत को दिख रहा है, भारत की आध्यात्मिक चेतना को दिख रहा है। देखिए, कभी हमारा योग दिवस था, पूज्य महाराज जी ने योग के लिए जो किया है हम सब जानते हैं, उसका बखान करने की जरूरत नहीं है। तो पूरा विश्व आज 190 देश योग को मना रहे हैं और सनातन की जो ध्वजा है पूरे विश्व में लहरा रही है। और इसको स्वर्णिम काल कहा जाए सनातन का तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हमारे चाहे वो भगवान रामचंद्र जी का मंदिर बनकर उसका प्राण प्रतिष्ठा होनी हो, उनको विराजित करना हो, ये इसी कालखंड में संपन्न हुआ। काशी का कॉरिडोर बनना हो, मैं कॉरिडोर की बात इसलिए बार बार करता हूं पूज्य महाराज जी, मैं जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान के दौरान शहीद हुए लेफ्टिनेंट वीरेश्वर गोस्वामी के अल्मोड़ा स्थित पांडेखोला आवास पर मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र सिंह धामी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित कर परिजनों से मुलाकात भी की और उन्हें सांत्वना भी दी। सीएम धामी ने कहा कि लेफ्टिनेंट वीरेश्वर गोस्वामी का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा और राज्य सरकार हर परिस्थिति में परिवार के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने शहीद की स्मृति में उनके नाम पर एक भव्य द्वार की निर्माण समेत अन्य विकास कार्य करवाने की भी घोषणा की है। बहुत दुखद है, बड़ा हमने उनको शोक में और उनके दुख में शामिल हुए हैं। देश के लिए अपनी शहादत दी और जो देश के लिए शहादत देते हैं वो अमर हो जाते हैं। श्री वीरेश्वर गोस्वामी हमेशा हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, नौजवान हैं, युवा हैं, उनको हमेशा अपने स्मरण में रखें और देशभक्ति के लिए आगे बढ़ें। तो अल्मोड़ा में किसी एक स्थान पर एक भव्य गेट उनकी स्मृति में बनाया जाएगा। अन्य भी कुछ काम जो यहाँ पर होने लायक हैं, उन सभी में उनका स्मरण कहीं न कहीं आए, जिससे युवा पीढ़ी प्रेरणा ले, तो उसको हम लोग करेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके
माता पिता को, भाई को, परिवार को, आमा को, दादी को, उन सभी को जिनको आघात कष्ट हुआ है, भगवान उनको इस कष्ट को सहन। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व ग्राम प्रधान विजय चंद्र ने अपनी प्रतिक्रिया पेश की है। इस दौरान एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि सालों से संगठन और जनता के बीच सक्रिय रहते हुए उन्होंने क्षेत्र की सेवा की है। विजय चंद्र ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में क्षेत्र में हुए सड़क, शिक्षा और पर्यटन विकास कार्यों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि टिकट मिलने पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देंगे। साथ ही स्पष्ट किया कि पार्टी का जो भी फैसला होगा उसका सम्मान करेंगे। ये सरकार तो भाजपा की बनने की, हैट्रिक की भाजपा की होगी और तीसरी बार फिर माननीय हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। युवा जोश है तो उन्हें अब देखिएगा, इसमें इस हमारे क्षेत्र का मुख्यमंत्री जो अगर युवा नहीं होता तो ये विकास कार्य हो पाते। अब लेकिन गढ़वाल में जब वो गुफा में जो फंस गए थे उस समय, अगर उस ठंड में हम लोग यहाँ रजाई में सोए होते अंदर कमरे में, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उस गुफा के बाहर बैठे थे, जिस वहाँ पे जो लोग अंदर फंसे थे। एक मनोबल होता है, अंदर गुफा पे लोगों को लगा, उनको कन्विंस किया गया कि सीएम साहब बाहर बैठे हैं, तो आदमी वैसे ही उत्साहित होता है कि मुझे कुछ नहीं होएगा, कि मेरे इस क्षेत्र के प्रदेश के मुख्यमंत्री बाहर बैठे हैं तो हम सकुशल निकल जाएंगे। एक बहुत बड़ी सुकून मिलता है इंसान को। तो क्या ऐसा पॉसिबल था कि एक कोई 70-80 साल का मुख्यमंत्री वहाँ जा सकता था इस ठंड में? उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले जननिर्माण पार्टी ने अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है। रुड़की में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया शर्मा ने कहा कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म करना, युवाओं को रोजगार दिलाना और पेपर लीक जैसे मुद्दों के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव को लेकर जल्द रणनीति तैयार की जाएगी। तो वहीं खान विधायक उमेश कुमार ने कहा कि वह आगामी चुनाव जन निर्माण पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे और अन्य उम्मीदवारों की घोषणा भी जल्द की जाएगी। और लोग संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे न्याय व्यवस्था का मामला हो। सब लोग बहुत त्रस्त है, परेशान है। इसीलिए जनता के आह्वान पर, हमारे लोगों के कहने पर हमने ये पार्टी का निर्माण। 2027 में क्या तैयारी रहेगी इस पार्टी की? हमारी पार्टी फुल तैयारी से क्षेत्र में उतरेगी। विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों की लड़ाई 2027 पूरे उत्तराखंड में प्रत्याशी खड़े करेंगे? वो डिपेंड करता है प्रत्याशी और प्लेन के तो सारी सीटों पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लड़े। हमारे अगर मजबूत प्रत्याशी सामने आते हैं, मैं जो कांग्रेस है और जो भाजपा है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको वो अगर टिकट नहीं देती तो मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। आइए हमारी पार्टी। देखिए, मुद्दों की तो कमी है नहीं उत्तराखंड में। शिक्षा का बुरा हाल है, स्वास्थ्य का बुरा हाल है, रोजगार, पेपर लीक। मैंने बोला ना, 25-26 साल से अभी हम लोग बेसिक चीजों के लिए ही लड़ रहे हैं। सड़कें, पानी, बिजली। अब जब इनसे निपटेंगे तब आगे कोई और मुद्दा होगा। वैसे हमारा मेन मुद्दा भ्रष्टाचार के खिलाफ। सहस्त्रधारा रोड स्थित MDDA के सिटी फॉरेस्ट पार्क को और बेहतर बनाने के लिए मुख्य सचिवालय ने पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चिल्ड्रन पार्क, साइकिल ट्रैक, 3D थिएटर, ओपन जिम, कैफेटेरिया और EV चार्जिंग स्टेशन सहित विभिन्न सुविधाओं का जायजा भी लिया। मुख्य सचिव ने पार्क में आने वाले लोगों से संवाद कर फीडबैक लिया और सुझावों के लिए QR कोड आधारित ऑनलाइन सिस्टम विकसित करने के निर्देश भी जारी किए। तो वहीं MDDA ने मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुरूप सुविधाओं को और सुदृढ़ करने का भी भरोसा दिया। सर, पूरा पार्क का भ्रमण आपने किया है। सर, कितना सौगात दून वासियों के लिए, पूरे प्रदेश के लिए सब मानते हैं, जो बाहर से भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि रोज 1000 से ऊपर लोग यहाँ आते हैं। किस तरह लगा आपको पूरा पार्क? नहीं, देखिए, इस तरह के पार्क्स तो हर एक शहर की आवश्यकता होती है और MDDA बधाई का पात्र है, क्योंकि उन्होंने इस शहर के बीचों बीच इतना अच्छा एक सिटी पार्क डेवलप किया है और इसमें अभी कई काम और होने हैं जो कि लगातार चल रहा है। ये शहर वासियों के लिए एक अच्छी सौगात है और अच्छी फैसिलिटीज है और इसको लोग यूज भी। आगामी कावड़ मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए
मनसा देवी परिसर और यात्रा मार्ग का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सफाई, सुरक्षा, यात्री शेड, पेयजल और शौचालयों व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। मंदिर में शौचालयों की खराब स्थिति पर नाराजगी भी व्यक्त की। राज्य मंत्री ने संबंधित विभागों और मंदिर समिति को निर्देश जारी किए कि शौचालयों की व्यवस्था जल्द दुरुस्त की जाए, साथ ही कांवड़ यात्रियों के लिए मंदिर परिसर यात्रा मार्ग पर पेयजल की पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित की जाए। आज मैंने सबसे पहले तो मां मनसा देवी का दर्शन कर, मत्था टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया और मैं अपने सभी नगरवासियों को, जिला जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों की सुख समृद्धि की मां देवी से, मनसा देवी से कामना करता हूँ। और आज मुझे कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि मनसा देवी पे शौचालय बंद हैं, पानी पीने की व्यवस्था कम है, साफ सफाई भी ठीक नहीं है और यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मुझे लगा कि मैं स्वयं जाके देखूं, इसी नाते में आज आया था। मैंने अभी पूरा निरीक्षण किया है, हमारे अधिकारी मेरे साथ हैं और मंदिर समिति के लोग भी साथ हैं। शौचालय तो वास्तव में ठीक नहीं है, मैंने उनके लिए निर्देश दिए हैं अधिकारियों को और मंदिर समिति से आग्रह किया है, अनुरोध किया है कि आप इसको तत्काल जल्दी से जल्दी ठीक कराएं ताकि कावड़ के मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। समिति के लोगों से ये भी आग्रह किया है कि पानी। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक के बाद आप लोगों का फिर से स्वागत। खबरों में आगे बढ़ेंगे। संस्कृति नगरी पौड़ी में इन दिनों कंडोलिया महोत्सव की धूम मची हुई है। खेल प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और धार्मिक अनुष्ठानों से पूरा शहर उत्सव के रंगों में रंगा नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा महोत्सव को राजकीय दर्जा दिए जाने से स्थानीय लोगों और प्रवासियों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी ने कहा कि राजकीय महोत्सव बनने से इसकी पहचान और भव्यता दोनों बढ़ेंगी। तो वहीं विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे बच्चों ने भी आयोजन को लेकर खुशी जाहिर की। सांस्कृतिक संध्याएं होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, कई तरह के खेल होते थे, चेस, कैरम, आपके बैडमिंटन होता है, टेबल टेनिस होता है, बच्चों के लिए चित्रकला होती है, क्विज होता है, सामान्य ज्ञान होता है और इस बार तो नाटक का भी है, एकांकी अभी इसके बाद हमारा वही है। लास्ट प्रोग्राम हम लोगों का एकांकी ही है, जिसमें कि 3-4 स्कूलों की प्रविष्टियाँ आई हैं, अभी 2 स्कूलों की प्रविष्टियाँ आनी और बाकी हैं। तो देखते हैं अभी, मतलब एक जो पहले से जो छूट रहे हैं कुछ चीज़ें, उनको दोबारा से मैं कोशिश कर रही हूँ कि फिर से उनको उनमें जान दी जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए और लास्ट में जैसे सारी चीज़ें निपट जाएंगी। उसके बाद कल भंडारे के साथ ही फुटबॉल का जो लास्ट में फाइनल मैच है वो बहुत ही अच्छा लेवल का मैच होने वाला है। दोनों बहुत अच्छी टीम्स आ रखी हैं और कई तरह के उसमें हुनर दिखाई देंगे और बहुत मतलब मैं अब शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ उसके लिए। ये जो कल फुटबॉल का टूर्नामेंट होगा वो बहुत ही अच्छे अंदाज में होगा। उसी फुटबॉल के टूर्नामेंट के जब ख़त्म होगा उसके साथ ही इस पूरे जय कंडोलिया पौड़ी महोत्सव का भी समापन हो जाएगा। एक सवाल ये भी है कि कुछ जो कमियाँ रह गई है आप जी, ये जो पूरा आयोजन था उस पूरे आयोजन में जितने भी संयोजक हमारे हैं, हर एक जो इवेंट हुआ उसके जो संयोजक है, अभी कुछ दिनों में बैठ करके हम लोगों ने समीक्षा बैठक करनी है इसमें। उत्तराखंड में भू माफियाओं के बढ़ते प्रभाव और भूमि घोटालों के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। आज प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सचिवालय कूच किया। कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी और वन विभाग भूमि पर अवैध कब्जों के मामलों में प्रशासन जानबूझकर ढिलाई बरत रहा है। उन्होंने सरकार पर भू माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। तो कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त नहीं कराया गया तो ये आंदोलन और भी व्यापक रूप लेगा। साथ ही पार्टी ने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी सरकार को जमकर घेरा। प्रदेश के सभी विभागों में भ्रष्टाचार आकंठ है। सभी विभाग आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के नए नए तरीके इजाद किए और उसमें से एक तरीका यह है
कि सरकारी जमीनों को किस प्रकार से ठिकाने लगाया जाए। मैंने उदाहरणों के साथ यहाँ पर इस बात को पेश किया है कि सेला कुई की इंडस्ट्रियल पर्पस की जमीन, जॉर्ज एवरेस्ट की सिंचाई विभाग की जमीन जो उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियों के लिए उपयोग हो सकती थी और हजारों बच्चों को काम दे सकती थी। टाक पत्थर में सिंचाई विभाग की जमीन, कॉर्बेट की जमीन, नैनीताल में ऐसी जमीन है, पौड़ी में ऐसी जमीन है, हरिद्वार का ताजा प्रकरण जिसमें 2 अधिकारी अच्छी तरह से नापे जाने चाहिए। ये सब इस बात के प्रमाण है कि मुख्यमंत्री विभागों में तो जो भ्रष्टाचार करवा ही रहे हैं, लेकिन नई फैक्ट्री भी लगा दी उन्होंने भ्रष्टाचार। इसलिए चंपावत के लोहाघाट में प्रदेश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज में प्रवेश के लिए अंतिम चयन प्रक्रिया शुरू हुई है। बॉक्सिंग, एथलेटिक्स और बैडमिंटन विधाओं के लिए प्रदेश भर से पहुंची 79 बालिका खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। चयन प्रक्रिया के तहत खिलाड़ियों की दौड़ और फिटनेस टेस्ट भी लिए जा रहे हैं, तो वहीं चयनित 30 खिलाड़ियों को कॉलेज के पहले बैच में प्रवेश मिलेगा। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि चयन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, शिक्षा और आवास की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये फर्स्ट बैच के सिलेक्शन है, प्रथम बैच है ये, और इसमें एथलेटिक्स खेल में 59 और बॉक्सिंग में 7, बैडमिंटन में 30, तो ये टोटल मिला के आपके 79 टोटल स्ट्रेंथ है आज की, जो विभिन्न डिस्ट्रिक्टों से पूरे उत्तराखंड से आई है। सर कितने बच्चे हैं हमारे यहाँ? एथलेटिक्स, बैडमिंटन और बॉक्सिंग 10-10 सीटें हैं तीनों की, टोटल 30 सीटें हैं। तो कुछ अभी हम देख रहे हैं कि कुछ खेलों में कम आए हैं बच्चे, तो अभी उनको और चांस भी दिया जाएगा कि यदि वो दूसरे खेल में भी अपनी प्रतिभा को दिखाने के प्रयास करें तो हम हमारे विशेषज्ञ उनको चयन कर सकते हैं। सर जो ये प्रथम महिला कॉलेज है खेल का, इससे पहले 2 बालकों के थे, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा प्लेटफॉर्म बच्चों को मिल रहा है, छोटे बच्चों को, 10 से 12 साल के जो बच्चे हैं, तो निश्चित तौर पर वो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। नैनीताल में रेटल बाइक संचालकों और पर्यटकों की मनमानी अब भारी पड़ने लगी है। प्रशासन ने नियमों को ताक पर रखने वाले के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रायाल ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय की गाइडलाइंस का उल्लंघन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्टंटबाजी, गलत पार्किंग और प्रतिबंधित क्षेत्रों में बाइकों के संचालन की शिकायतों के बाद प्रशासन और आरटीओ की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। अब तक 70 से अधिक बाइकों का चालान हो चुका है, तो आने वाले दिनों में भी ये अभियान और भी अधिक तेज किया जाएगा। इसमें जो रेंटल बाइक्स हैं उसको लेके माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा कुछ गाइडलाइंस निर्धारित की गई हैं, उनके अनुपालन की अपेक्षा भी की गई है। तो रेंटल बाइक खास तौर पर वो स्वरोजगार के लिए होती है। अगर उसमें कोई दीगर आदमी उसका संचालन करता है, खास तौर पर संचालन से भी उतनी समस्या नहीं है, जो सीमित हमारी सड़कें हैं उनकी जो वाइडनिंग है उसमें जो पैदल यात्री हैं और उसमें इस तरह संचालन करना या दुर्घटना को न्योता देना, तो इन बातों को लेकर जिला प्रशासन गंभीर है। पुलिस को भी उसमें 1 वे के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं और परिवहन विभाग को ऐसे संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए इंस्ट्रक्शंस निर्गत किए गए हैं। कल अभियान के तौर पर परिवहन विभाग की टीमों ने 70 के आसपास वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है और ये अभियान। आज के बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।